हेलो। नमस्कार। नमस्कार मृगेंद्र जी, नमस्कार। आवाज़ मिल रही है क्या? ये आप लोग ज़रा बताइए, क्या आवाज़ मिल रही है मेरी? अगर आवाज़ मिल रही होगी तो सबसे बड़ा जो वो होता है वो ये कि आवाज़ मिल रही है या नहीं। मृगेंद्र जी नमस्कार। आपको आवाज़ मिल रही है? और अर्पण, आप उपस्थित हैं? तो चूँकि 7 बज गया है तो मैं तो समय से हाजिर हूँ। और अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया मृगेंद्र जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि सबसे बड़ा संकट होता है आवाज़ का, कि आप इधर से कुछ भी बोलते रहिए और अगर उधर आवाज़ ही ना पहुँची हो तो आपका सारा बोलना हवा में चला जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मृगेंद्र जी। और सुशील भी, मुझे लग रहा है, दिख रहे हैं कि सुशील भारद्वाज भी आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुशील जी को भी देख करके नमस्कार। नमस्कार अर्पण, कैसे हैं आप? ठीक है, नमस्ते। जनसुलभ पुस्तकालय अर्पण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आवाज़ आ रही है। सुशील शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण जी। तो मुझे लग रहा है कि जनसुलभ पुस्तकालय और ये क्षमा कीजिएगा, ये अर्पण दोनों एक ही हैं। तो मेरी समझ से अर्पण अभी तो जस्ट इब्तिदा है, लोग आ रहे हैं, आ जाएं कुछ और मित्र साथी तो फिर बातचीत शुरू होगी। मैं अभी चाहूँगा कि शुक्रिया सुशील, आवाज़ मिल रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आवाज़ का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। शुक्रिया शुक्रिया अर्पण, आप बहुत श्रम कर रहे हैं अर्पण, बहुत श्रम कर रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि आप सुबह से ही लाइव में लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि जनसुलभ पुस्तकालय जिस तरीके से दिन भर लगातार साहित्य के विभिन्न कार्यक्रमों को, साहित्यकारों को, लेखकों को जोड़ता रहता है, उनसे बातचीत और उनके कहानियों के पाठ वगैरह कराता रहता है, वह अपने आप में कम, तारावती जी नमस्कार नमस्कार, वो कम श्रम साध्य नहीं है। और ये आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं तो ख़ास तौर से, क्योंकि आज मैं सुबह के भी कार्यक्रम में था जब पंकज मित्र की कहानी का पाठ हो रहा था, फिर प्रियदर्शन की कहानी का आपने 3:30 से पाठ किया और अब 7 से मेरे साथ रूबरू हैं। तो ये आपका श्रम है। बहुत कम मुझे लग रहा है कि ऐसे, हालांकि कुछ और भी जो लाइव्स हैं जो लोग करा रहे हैं उनमें कुछ लोग होंगे जो एक से अधिक बार लाइव करते होंगे। सीमा जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, बहुत अच्छा लग रहा है। अब लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा मतलब और मित्र आ जाए तो बातचीत शुरू करते हैं। चूँकि अब इसके बाद अर्पण कुमार जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से कोई और कार्यक्रम होना नहीं है, इसलिए किसी कार्यक्रम का दबाव नहीं है। तो हम लोग आराम से बातचीत करते हुए इस उपन्यास का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। और फिर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उपन्यास में बहुत सारे अंश ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ा जाना चाहिए, सुनाया जाना चाहिए। तो ये तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि एक छोटी सी कोशिश नहीं है ये अर्पण जी, बहुत बड़ी कोशिश है। क्योंकि मैंने आपको देखा है, आप जब भी
मुझसे मिले हैं, आपने हमेशा बहुत ही आदर भाव से, प्रेम भाव से और साहित्य के प्रति समर्पित भाव से जिस तरीके से आप वो काम करते हुए मैंने देखा है, वो अपने आप में अद्भुत है। आपसे मेरी पहली मुलाकात पटना में ही हुई थी, दूसरी मुलाकात भी पटना में ही थी जब आप मेरे घर आए थे, बहुत देर तक बात हुई थी। और जिस तरीके से आप लगातार सभी लिखने पढ़ने वालों को जोड़ रहे हैं, सबसे जुड़े हुए हैं आप, वो बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं कह रहा था इस उपन्यास के सिलसिले में, तो ये जब होता क्या है कि जब आप कोई उपन्यास, हाँ प्रकृति आप भी आ गई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे हिस्से होते हैं कि मन करता है कि लेखक सोचता है ये वाला हिस्सा पढ़ दिया जाए, वो हिस्सा पढ़ दिया जाए, क्योंकि उपन्यास में आपको एक तो बहुत बड़ी सुविधा ये होती है, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं और बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं और ये तय करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसे पढ़ें किसे छोड़ें। फिर ये भी एक होता है कि उस हिस्से को किस हिस्से को पढ़ें, जिससे किन किन हिस्सों को पढ़ें जिससे कि उपन्यास की कॉन्टिन्यूटी को और उपन्यास के कंटेंट को सुनने वालों को मदद मिल सके। तो इस कोशिश में कई बार बहुत ही कठिन होता है। आज मैं दिन में कई बार सोचता रहा कि क्या हिस्सा पढूं, क्योंकि कई हिस्से विभिन्न माध्यमों से मैं उसका पाठ कर चुका हूं। इस उपन्यास का ये कई हिस्सों का पाठ कर चुका हूं। कई हिस्से इसके विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुके हैं, प्रकाशन से पहले भी प्रकाशित हो चुके हैं। तो वैसी स्थिति में थोड़ी दिक्कत तो होती है। वो हिस्सा भी नहीं पढ़ना है जिस हिस्से को आप पढ़ चुके हैं, तो लगता है थोड़ा कुछ नया हिस्सा सुनाया जाना चाहिए कई बार, क्योंकि कुछ ऋचा जी नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो किसी न किसी कथा पाठ के दौरान, उपन्यास के अंश पाठ के दौरान उपस्थित होते हैं, तो पुनः वही हिस्सा सुनाया जाए तो उनके लिए भी थोड़ी कष्टकर होती है बात। एक बात कही गई बात फिर कही जा रही है। तो इस बार मैंने कोशिश की है कि इस उपन्यास के कुछ ऐसे हिस्से सुनाए जाएं जो अब तक मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, यानी जन सुलभ पुस्तकालय के मंच पर ही ये पहली बार मैं इन अंशों का पाठ करूँगा। मुझे लग रहा है इतने मित्र आ गए हैं कि हम अब उपन्यास की भूमिका पर बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं उपन्यास के कुछ अंश सुनाऊंगा और अगर आप जुड़ पाएँ उपन्यास के उन अंशों से और आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप उस पर ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी ओर से उसका समाधान करूं, बतलाऊं। तो मेरे इस उपन्यास का नाम है अशोक राजपथ। ये उपन्यास है, इस उपन्यास का नाम है अशोक राजपथ। तो इसे क्यों लिखने को मैंने सोचा, या इसके कंटेंट को लेकर के मेरे मन में जब मतलब वो आया, शुरुआत होनी शुरू हुई, तभी मेरे मन में इस उपन्यास का शीर्षक आ गया था। यानी जैसे ही कंटेंट ने आकार लेना शुरू किया, उपन्यास का शीर्षक मेरे दिमाग में स्पष्ट हो चुका था। और वो शीर्षक, सुमन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो इस उपन्यास को लेकर के जो मेरे मन में सवाल थे, जो कंटेंट था और उससे उठने वाली जो सारी बातें थी, तो मुझे लगा एक प्रतीकार्थ में अगर कोई बात कही जा सकती है शीर्षक को लेकर के, तो वो है अशोक राजपथ। दरअसल जो लोग बिहार के रहने वाले हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो बिहार के रहने वाले नहीं हैं उन लोगों के लिए सिर्फ इतनी सी बात बता दूं कि बिहार की राजधानी पटना में एक बहुत ही प्रमुख और बहुत पुरानी सड़क का नाम है अशोक राजपथ। बहुत पॉपुलर ये सड़क है, बहुत ही कहा जाए तो व्यस्त सड़क है। और ये सड़क की बहुत सारी खूबियां हैं। इसकी एक बड़ी खूबी ये है, इस सड़क के एक सिरे पर पुराना पटना है और दूसरे सिरे पर
नए पटने की शुरुआत होती है। मुखर कविता जी नमस्कार जी। अशोक राजपथ का मैं पाठ कर रहा हूँ, उसके कुछ अंशों का मैं पाठ करूँगा। तो मैं उससे पहले बतला रहा था कि अशोक राजपथ है क्या, और उसके लिखे जाने के पीछे जो मेरे मन में जो प्रेरणा थी और जिससे मैं प्रेरित होकर के मैंने ये उपन्यास लिखा, उसी कुछ बात बता करके मैं उपन्यास से कुछ अंश पढ़ूंगा। और तब मैं कह रहा था उपन्यास के जब अंश का मैं चयन कर रहा था, तो एक बात होती है कथा पढ़ने और सुनने की जो प्रक्रिया होती है बिल्कुल भिन्न होती है। जैसे देखना, दृश्य श्रव्य जो होते हैं, तो दृश्य श्रव्य कम्युनिकेशन के लिहाज से ज़्यादा बेहतर होते हैं, लेकिन उन्हें कम्युनिकेटिव बनाने के लिए उसी तरीके से दृश्यों की भी रचना करनी होती है, और उसी तरीके से उनके संवाद वगैरह भी ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा चाक्षुष बन सकें, सुनने वालों को वो पूरा दृश्य समझ में आए, दिखे। तो इस तरीके से जो है ये मैंने सोचा कि जो पढ़ना होता है उसमें जो लंबे लंबे पैराग्राफ होते हैं, बहुत सारा वर्णन होता है, उसे कम से कम बचा जाए, और जो रोचक हिस्से हैं, जो उस उपन्यास की जो भावना है, मूल भावना है, उसको किसी रूप में स्पष्ट कर सके, कह सके, संकेत कर सके, इस तरीके के मैंने कुछ अंश चुने हैं आज आपको सुनाने के लिए। तो अशोक राजपथ तो एक तो ये है कि दो हिस्सों को, यानी पुराना पटना और न्यू पटना, जिसे नया पटना कह सकते हैं आप, इन दो हिस्सों को जोड़ने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। और दूसरी बात, और एक बात ये भी है कि अशोक राजपथ का मतलब ही है महान अशोक, जिसे कि अशोक कहा जाता है, महान अशोक, उसके नाम से ही ये सड़क है। तो एक ऐतिहासिक इसका निहितार्थ भी है। और दूसरी चीज़ ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस अशोक राजपथ पर ही पटना के जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, जितनी भी एकेडमीज़ हैं, वो सब इसी सड़क पे स्थित हैं। चाहे वो पटना का मगध महिला कॉलेज हो, बीएन कॉलेज हो, चाहे वो पटना कॉलेज हो, साइंस कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सीनेट हॉल हो, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो जिसे अब एनआईटी कहते हैं, ये तमाम जितने भी उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं वो सारे के सारे इसी अशोक राजपथ पर स्थित हैं। ये चाहे जो भी संयोग हो, लेकिन ये इस शहर की एक बड़ी खासियत है कि इस एक सड़क पर ही ये तमाम पटना विश्वविद्यालय से संबद्ध सारे शैक्षणिक संस्थान, और कई संस्थान ऐसे हैं जिसे अशोक राजपथ पर स्थित साइंस कॉलेज के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलेज रहा है विज्ञान के छात्रों के लिए। बहुत ही सारे इसमें बड़े वैज्ञानिक में बड़े वो निकले, छात्र निकले, अच्छे छात्र निकले, जिनका काफ़ी नाम हुआ, शोहरत हुई। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं विभिन्न। अब जाहिर है कि तो राजनीति में भी यहाँ से जो छात्र निकले उन्होंने भी राजनीति की बहुत लंबी पारी खेली, और देश में और प्रदेश में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, केंद्रीय भूमिका अदा की, नेतृत्वकारी भूमिका अदा की, जो पटना विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके थे। और सबसे बड़ी बात ये कि जितने भी छात्रों की राजनीतिक गतिविधियाँ, शैक्षणिक गतिविधियाँ, प्रदर्शन, धरने, चाहे जो कुछ भी होने होते हैं, इसी अशोक राजपथ पर ही आयोजित किए जाते हैं। तो इतनी तमाम हलचलें थी, तमाम चीज़ें थी कि मैंने सोचा कि यह उपन्यास, जो कि इस उपन्यास में युवाओं का और छात्रों का की पृष्ठभूमि है। सुमिता जी नमस्कार, रानी सुमिता नमस्कार, स्वागत आपका। ये पूरा उपन्यास युवा छात्र राजनीति पर केंद्रित है, लिहाजा इससे मुफीद कोई शीर्षक मुझे नहीं लगा, और इसलिए मैंने इस उपन्यास का शीर्षक रखा अशोक राजपथ। मुझे लगता है कि एक पृष्ठभूमि ये बता देना बहुत ज़रूरी था कि अशोक राजपथ के शीर्षक के पीछे अशोक राजपथ का जो मतलब इसका आशय है, निहितार्थ है, वो क्या है, ये थोड़ा स्पष्ट हो जाए। यह उपन्यास छात्र युवा राजनीति पर केंद्रित है।
यह उपन्यास मुझे लग रहा है कि हिंदी में अरसे बाद युवा और छात्रों की राजनीति पर केंद्रित कोई उपन्यास फिलहाल मेरी स्मृति में नहीं है इधर। तो ये एक महत्वपूर्ण मेरी बात, मुझे ये कहना था कि एक महत्वपूर्ण कोशिश मेरी थी, मेरा प्रयास है। बहरहाल इस उपन्यास को मैं शुरू करूं इससे पहले एक बात और निवेदन कर दूं। कमलेश जी, स्वागत आपका। नमस्कार नमस्कार, स्वागत आपका। एक और बात निवेदन कर दूं एक, कि आपको याद होगा कि एक ज़माने में, गिरीश जी स्वागत, एक ज़माने में एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में शुरू हुआ था जिसे सामाजिक न्याय का आंदोलन कहा गया था। संतोष सुमन भाई, नमस्कार नमस्कार, स्वागत आपका। जिसे सामाजिक न्याय का आंदोलन कहा गया था, और सामाजिक न्याय के उस आंदोलन ने बहुत बड़ी उम्मीद जताई थी, बहुत बड़ी ताकत दी थी जो कमज़ोर तबका था, वंचित तबका था, उन लोगों को। लेकिन वो किस हश्र का शिकार हुआ, क्या हुआ, वो एक उसका पूरा एक परिदृश्य है और आप सब लोग कमोबेश जानते हैं। उन्हीं तमाम चीज़ों के बीच से इस उपन्यास को उसी सब के बीच से इस उपन्यास का ताना बना बुना गया है। और अपनी तरफ से मैंने एक कोशिश की है छात्र युवाओं की तत्कालीन राजनीति को सामने रखने की और उससे निकलने वाले जो अर्थ हैं वो रखने की कोशिश की थी मैंने। फिलहाल मैं इस उपन्यास का कुछ अंश पढ़ रहा हूँ, समय मिलेगा तो देखा जाएगा। हाँ, शुक्रिया कमलेश जी, आप सही कह रहे हैं। इस पर काफ़ी चर्चा भी हुई बहुत तरह से, और पिछले वर्ष भी पटना पुस्तक मेला में इस उपन्यास पर एक आयोजन हुआ था। प्रश्न उत्तर हुए थे, सवाल जवाब हुए थे, बहुत सारे कठिन प्रश्न आए थे जिस पे मैं उपस्थित था। तो मैं पढ़ रहा हूँ इस उपन्यास का कुछ अंश। सुबह सुबह गोप आवास में कोहराम मचा हुआ था। हर ओर अफरा तफरी, बदहवासी, जैसे कोई भूचाल आया हो। चुटरे जीवकांत के रूम का दरवाज़ा पीटते हुए चीख रहा था, जीवकांत भाई, कमलेश को कोई गोली मार दिया है, चलिए जल्दी चलिए, दरवाज़ा खोलिए। जीवकांत को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इस खबर से सन्न उसका दिल धक कर गया। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। कमलेश की सूरत आंखों में नाच गई। रात में हुई उससे बात, मुलाकात याद आते ही कलेजा मुंह को आ लगा। हक बकाया हुआ दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। सामने चुटरी रुआंसा खड़ा था। उस पर नज़र पड़ते ही जैसे उसका धीरज टूट गया। कमलेश की हालत बहुत ही ख़राब है भैया, उसको पीएमसीएच ले गया है सब, चलिए जल्दी चलिए। आगे कुछ सुनने जानने का धैर्य नहीं रह गया था। तेजी से सीढ़ियां फलांगता नीचे पहुंचा। मोटरसाइकिलों के चिंघाड़ने की आवाज़ें गूंज रही थी। उसने भी अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की। चुटरी उछलकर उसके पीछे सवार हो गया। रानीघाट गली पार करते ही जीवकांत ने पूछा, चुटरी ये सब कैसे हुआ रे? कमलेश दिवाकर जी के साथ चाय पिए निकला था। चाय की दुकान पर एक ठो मोटरसाइकिल पर दो लड़का सवार होकर आया और गोली चला दिया। चुटरी का गला भर्रा गया था। वह एकदम से चुप हो गया। पीजी हॉस्टल, हथुआ हॉस्टल के लड़के झुंड के झुंड सड़क पर निकल आए थे। चाय पान, लिट्टी चोखा की दुकानें बंद हो चुकी थीं, लेकिन इन दुकानों के इर्द गिर्द भीड़ जमा थी। चेहरों पर तनाव, बेचैनी और दहशत थी। इस दहशत को गोप आवास के लड़कों की मोटरसाइकिलों का शोर और बढ़ा रहा था। भयावह आगत की सिहरन से पूरा इलाका सहमा हुआ था। पीएमसीएच इमरजेंसी वार्ड के बाहर दो पुलिस जीपें खड़ी थीं। एक जीप के बाहर खड़ा पीर बहोर थाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर तस्लिमुद्दीन बार बार माथे का पसीना पोंछता वायरलेस पर व्यस्त था। गेट के आसपास पुलिस जवान मुस्तैद थे। गेट की सीढ़ियों की मुंडेर पर रमेश जी, दिवाकर जी, केशर और भानु बैठे थे। उनकी गमज़दा खामोशी के भीतर बेचैनी पछाड़े खा रही थी। दिवाकर जी का चेहरा तो इस कदर सफ़ेद पड़ा हुआ था मानो देह का सारा रक्त निचुड़ गया हो।
जीवकांत जल्दी से मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ा कर लपकता हुआ सीढ़ियों के पास पहुंचा। रमेश जी ने उस पर उचटती नजर डाली। उनकी गीली आंखें जीवकांत ने लक्ष्य की। अपने भीतर साहस जुटाकर पूछा, कैसा है कमलेश? रमेश जी ने सर उठाया। होंठ फड़के बोल नहीं पाए, गला भर गया था। रमेश जी की हालत देख भानु धीरे से बोला, खून बहुत बह गया है रे। भारी मन से सब पर उचटती नजर डालता जीवकांत वापस चुटरी के पास आकर खड़ा हो गया। इस बीच गोप आवाज के लड़के जुटने लगे थे। सबके चेहरे पर बदहवासी थी। गम और गुस्सा उबल रहा था। वे घटना के बारे में अटकलें लगा रहे थे, आक्रोश जता रहे थे। उनके बीच फुसफुसाहटें तेज हो गई थी। कौन गोली मारे का हिम्मत किया होगा रे? किसी ने जिज्ञासा जाहिर की। हमको तो बुझाता है गोनू लॉज का मलिकवा का काम होगा, केसर ने आशंका व्यक्त की। काहे? प्रोफेसर डी सिंह का गुंडा सब भी तो हो सकता है, चुटरी ने दलील दी। तभी अचानक एक के पीछे एक 3 पुलिस जीपें इमरजेंसी गेट पर आकर रुकी। सबसे आगे सिटी एसपी की जिप्सी थी। उसके पीछे खड़ी हुई जीपों में से धड़ धड़ कर जवान उतरे और सिटी एसपी के इर्द गिर्द घेरा बना लिया। सिटी एसपी जिप्सी से उतर कर इमरजेंसी वार्ड के गेट के पास पहुंचा। दौड़ते हुए आए इंस्पेक्टर तस्लीमुद्दीन ने सैल्यूट ठोका। अस्पताल के गार्ड ने जैसे ही गेट खोला, लड़कों के झुंड से आवाज आई, पटना पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पटना पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नारे के शोर से पूरा कैंपस गूंज गया। सिटी एसपी ने गेट में दाखिल होने के साथ ही अपने पीछे जीप में आए एक इंस्पेक्टर को कुछ निर्देश दिया। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। सिटी एसपी 2 सिक्योरिटी गार्डों के साथ गलियारे में बढ़ गया। इंस्पेक्टर तस्लीमुद्दीन पीछे पीछे दौड़ा। सिटी एसपी के निर्देश पर अमल के लिए वह इंस्पेक्टर रमेश जी और दिवाकर जी के पास आकर खड़ा हो गया। फिर समझाने के लहजे में बोला, अस्पताल में शोर मचाने से क्या होगा? धैर्य रखिए आप लोग, धैर्य। और आप लोग हाथ पर हाथ धार कर बैठे रहिए। अब तक खामोश बैठे दिवाकर जी उबल पड़े। नहीं, हम लोग बैठे नहीं हैं। चारों तरफ नाकाबंदी हो गई है, पुलिस छापामारी कर रही है, अपराधी सब जल्दी पकड़ा जाएगा, इंस्पेक्टर ने पूर्ववत संयत स्वर में आश्वस्त करना चाहा। दिवाकर जी के माथे पर बल पड़ गए। आप लोगों को किसी पर शक है? इंस्पेक्टर ने दिवाकर जी से पूछा। हाँ है, दिवाकर जी तीखे स्वर में बोले। सबकी आंखें दिवाकर जी पर जा टिकी। इंस्पेक्टर ने एक हवलदार को आवाज दी, राय जी इनका बयान लिखिए। तो कड़क मूंछों वाले हवलदार राय जी जीप में रखे कागज और पेन समेटकर करीब आए। इंस्पेक्टर ने दिवाकर जी को समझाया, पूरी घटना विस्तार से बताइए, कब कैसे क्या हुआ? दिवाकर जी खंखार कर गला साफ किया। फिर एक एक कर लड़कों पर नजर डाली। सभी उनकी बात सुनने को उत्सुक दिखे। जीवकांत स्वयं घटना के बारे में जानने के लिए अतिरिक्त सतर्क हो गया। हम और कमलेश दोनों चाय पीने के लिए चिंटुआ की दुकान पर गए थे। चिंटुआ चाय बना रहा था, हम अखबार पढ़ रहे थे। कमलेश हमसे अखबार में छपे समाचार के बारे में कुछ पूछ रहा था। हम उसको समाचार के बारे में डिटेल समझा ही रहे थे कि पश्चिम ओर से एक ठो मोटरसाइकिल आई। हम लोग उस पर कोई ध्यान नहीं दिए। इतने में मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा एक लड़का फायर कर दिया। जब तक हमको कुछ समझ में आता, देखे कि कमलेश जमीन पर गिरा पड़ा है। दिवाकर जी के माथे पर पसीना आ गया था। वह एकदम से चुप हो गए। उनकी आंखों में पूरा दृश्य नाच रहा था। हवलदार दिवाकर जी के आगे बोलने की प्रतीक्षा में एकटक उनकी ओर देखने लगा। इंस्पेक्टर ने दिवाकर जी से पूछा, आप पहचाने कि वो सब कौन था? नहीं, खोए खोए स्वर में दिवाकर जी बोले, हम तो जमीन पर गिरे कमलेश को संभालने में लग गए थे। हमारा माथा काम नहीं कर रहा था कि क्या करें। बड़ी मुश्किल से लाद फांद कर कमलेश को यहाँ लेकर आए। गोली उसकी छाती में लगी है, बहुत खून बह रहा है। आपको किस पर शक है? ये काम प्रोफेसर डी सिंह का गुंडा सब किया है और किसी में हिम्मत नहीं है। दिवाकर जी ने 2 टूक आरोप लगाया। आप वो लड़का सबको पहचान सकते हैं? इंस्पेक्टर ने फिर सवाल किया। कद काठी से पहचान लेंगे, दिवाकर जी ने असमंजस के बावजूद जोर देकर कहा। जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसका एक झलक देखे थे। इंस्पेक्टर कोई और सवाल करता कि इमरजेंसी का गेट खुला और सिटी एसपी बाहर निकला। इंस्पेक्टर और पुलिस जवान सावधान हो गए। सिटी एसपी ने इंस्पेक्टर से पूछा, बयान हुआ? सर, इंस्पेक्टर ने जवाब के साथ ही दिवाकर जी की ओर इशारा करके कहा, ये हैं चश्मदीद।
सिटी एसपी दिवाकर जी के कंधे पर हाथ रखकर गंभीर लहजे में बोला, कुछ लोग पकड़े गए हैं, आप आइए हमारे साथ, आपको उनकी पहचान करनी होगी। दिवाकर जी के चेहरे पर उलझन दिखी। रमेश जी ने सिर हिलाकर दिवाकर जी को चलने का संकेत दिया। दिवाकर जी को ठिठका देख सिटी एसपी ने रमेश जी को इशारा किया, आइए आप भी साथ चलिए। लेकिन सर, रमेश जी हिसके, वो कमलेश, कुछ नहीं होगा, डॉक्टर देख रहे हैं। सिटी एसपी ने आश्वस्त किया, अपराधियों की शिनाख्त के बाद आप लोग आ जाइएगा। रमेश जी निरुत्तर हो गए। सिटी एसपी के साथ दिवाकर जी और रमेश जी आगे बढ़े तो लड़के मोटरसाइकिलें स्टार्ट करने लगे। एक पुलिस जीप पर रमेश जी दिवाकर जी सवार हुए। जीप बैक होने लगी। जब तक जीप बैक होती, सिटी एसपी की गाड़ी सर्र से मेन गेट की ओर बढ़ गई। बाकी पुलिस जीपें भी एक के बाद एक मेन गेट की ओर बढ़ी। गोप आवास के लड़कों की मोटरसाइकिलों का झुंड इन जीपों के पीछे चल पड़ा। सब कुछ रातों रात हो गया। आनन फानन कमलेश की लाश का पोस्टमार्टम करा दिया गया। देर रात कमलेश के पिता को पीएमसीएच लाया गया और पुलिस के घेरे में कमलेश की लाश के साथ उन्हें गांव वापस भेज दिया गया। थाने से में पकड़कर लाए गए अपराधियों को दिवाकर जी नहीं पहचान पाए तो पुलिस ने दिवाकर जी और रमेश जी को साथ लेकर शहर में छापेमारी शुरू कर दी। छापेमारी देर तक चलती रही। दिवाकर जी छापेमारी के दौरान भी उठाए गए लोगों को नहीं पहचान पाए। आखिरकार थके हारे पुलिस वालों ने रमेश जी और दिवाकर जी को उजास फूटते न फूटते गोप आवास पहुंचा दिया। इसके साथ ही गोप आवास के नीचे 2 सशस्त्र पुलिस जवान तैनात दिखे। गोप आवास रात भर सोया नहीं था। सभी रमेश जी और दिवाकर जी की प्रतीक्षा करते रहे थे। कमलेश की मृत्यु पर अफसोस करते, एक दूसरे को दिलासा देते रात आंखों में कटी थी। सुबह सुबह रमेश जी दिवाकर जी को लौटा देखकर आवास के लड़कों ने उन्हें घेर लिया। जितने मुंह उतनी बातें, उतने सवाल, उतनी उत्सुकताएं। थके टूटे, हैरान परेशान दोनों किसी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। किसी तरह खुद को समेटते हुए रमेश जी ने भारी मन से कहा, ये सब हम लोगों को डराने के लिए हुआ है। हम लोगों की छात्र एकता को तोड़े की चाल है। भीतर खुद से जूझ रहे दिवाकर जी ने जीवकांत पर नजर पड़ते ही गहरे हताश स्वर में पूछा, अब क्या कहते हो, तुम क्या कहते हो जीवकांत? जीवकांत तो स्वयं ही अवसन्न था। कमलेश से हुई आखिरी बात, उसका मासूम चेहरा और कुछ कर गुजरने की मंशा से भरा उसका स्वभाव स्मृति से एक पल के लिए भी नहीं उतरा था। वह कमलेश को बचाना चाहता था लेकिन उसे नहीं बचा पाया। यह कचोट उसे खाए जा रही थी। ठंडी सांस छोड़ते हुए जवाब दिया, कमलेश को न्याय दिलाने के लिए जो करना हो करिए, हम साथ हैं। रमेश जी ने दिवाकर जी को देखा। दिवाकर जी गहरे अवसाद में थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी उदास आंखें छत पर गड़ा दी। रमेश जी ने सामने खड़े लड़कों की मनस्थिति का जायजा लेते हुए फैसला सुनाया, जीवकांत ठीक कहता है, कमलेश को न्याय दिलाना होगा। इसके लिए सरकार पर दबाव बनाना जरूरी है। जब तक हत्यारा न पकड़ाएगा हम लोग चैन से न बैठेंगे। चलो सब लोग इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ पर चलते हैं, वहीं सड़क जाम और प्रदर्शन होगा। रमेश जी के ऐलान ने जैसे दिवाकर जी के अंदर जमे अवसाद को छटने की राह मिली हो। उन्होंने जोर से हुंकार भरी, कोचिंग के खिलाफ लड़ाई में ही हमारा साथी शहीद हुआ है। हम उसका बलिदान बेकार नहीं जाने देंगे। यह गरीब पिछड़े छात्र युवाओं के लिए न्याय का संघर्ष है। चलो भाई लोग, आज अपनी एकता की ताकत दिखा दो। दिवाकर जी के इस आह्वान के साथ ही बगैर किसी तर्क वितर्क के लड़के हाथों में हॉकी स्टिक लेकर गोप आवास से बाहर निकले और गली में जमा होकर रमेश जी, दिवाकर जी और जीवकांत के आने की प्रतीक्षा करने लगे। गली में मनहूस सन्नाटा भाएं भाएं कर रहा था। आसन्न आगत की कल्पना से सहमा हुआ मोहल्ला दहशत में डूबा था। रमेश जी और दिवाकर जी को नीचे गोप आवास से बाहर देखकर पुलिस के एक जवान ने टोका, आप लोग ऐसे बाहर नहीं जा सकते। रमेश जी चकराए। दिवाकर जी ने तीखे स्वर में पूछा, काहे नहीं जा सकते? आप लोगों की जान को खतरा हो सकता है। एक जवान जो सीनियर जान पड़ता था बोला, हम लोगों को ऊपर से आदेश है, जान का खतरा है। सुनकर रमेश जी सकपकाए, लेकिन दिवाकर जी तो उल्टे उखड़ गए। जान को खतरा है तो हम लोग साड़ी पहन के घर में बैठ जाएं। हदें करते हैं महाराज आप लोग। जो आदेश है वो आपको बताए, बाकी आप लोग जैसा सोचिए। वही सीनियर जवान अपनी ड्यूटी बताकर जैसे जिम्मेदारी से फारिग हुआ। जान रहे चाहे जाए,
हम लोग डरे वाला ना हैं, निर्णायक स्वर में जवाब देते दिवाकर जी आगे बढ़ गए। रमेश जी, जीवकांत भी साथ चल पड़े। रानीघाट मोड़ पर पहुंचकर केसर ने नारा लगाया, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। लॉ कॉलेज के करीब पहुंचकर रमेश जी ने लड़कों को हाथ के इशारे से रोका। सबके रुकते ही उन्होंने नारेबाजी की कमान अपने हाथ में ले ली। शहीद कमलेश अमर रहे अमर रहे। लड़कों ने दूने जोश से नारा लगाना शुरू किया, कमलेश को इंसाफ दो इंसाफ दो इंसाफ दो। नारा जैसे जैसे तेज होता गया, पीजी हॉस्टल, लॉ कॉलेज, लॉ हॉस्टल से लड़कों का आना शुरू हो गया। देखते देखते छात्रों की भीड़ जमा हो गई। रमेश जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दिवाकर जी को देखा, जैसे कह रहे हों, देखा ना हमरा कमाल। जीवकांत ने कनखियों से उन्हें लक्ष्य किया और भीतर ही भीतर तड़प उठा। दिवाकर जी धीरे से रमेश जी से सटे और फुसफुसाकर बोले, प्रशासन कमलेश का लाश उसे गांव भेजकर सब गड़बड़ कर दिया। रमेश जी ने आश्चर्य से दिवाकर जी को देखा। दिवाकर जी ने उनका मनोभाव भांप लिया, बोले, लाश होती तो उसी को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करते न, देखते आप तब कितना ज़्यादा असर होता। रमेश जी होंठ भींच कर रह गए। दिवाकर जी ने अपने रमेश जी के मन की टोह लेने की कोशिश की। क्या बात है, आप कुछ बोल नहीं रहे? कमलेश का चेहरा याद आ जा रहा है, बेचारा बहुत ही अच्छा लड़का था। रमेश जी के स्वर में सहानुभूति थी। लड़का तो अच्छा था ही, लेकिन क्या करिएगा, मौत पर कोई बस तो है नहीं। सोचिए, गोली हमको भी लग सकती थी। दिवाकर जी की बात में सच्चाई थी, होने को कुछ भी हो सकता था। रमेश जी अंदर तक हिल गए। उन्होंने खुद संभाल कर जुलूस को आगे बढ़ने का इशारा किया। जीवकांत रमेश जी और दिवाकर जी के ठीक पीछे था, लेकिन वह इस वक्त तय नहीं कर पा रहा था कि वह इस जुलूस के साथ है या नहीं। वह बस यंत्रवत चला जा रहा था। दिवाकर जी, इतनी बड़ी बात हो गई, फिर भी विधायक जी की ओर से कोनो खोज खबर नहीं लिया गया। रमेश जी ने चिंतातुर हो पूछा, अरे आपको पता नहीं है क्या कि विधायक जी क्षेत्र में गए हैं? दिवाकर जी ने विधायक संतू यादव का बचाव किया। आज सांझ तक आ जाना चाहिए, देखिएगा वो चुप न बैठेंगे। रमेश जी सिर हिलाकर रह गए। जीवकांत को ख्याल आया, मनोरंजन बाबू की इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या वह चुप बैठेंगे? नहीं तो फिर क्या होगा, करेंगे क्या? रमेश जी ने पूछा और दिवाकर जी ने पूरा का पूरा एजेंडा समझाना शुरू कर दिया। देखिए, यही मौका है जब हम सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। कोचिंग के आंदोलन में कमलेश की जान गई है, इसलिए कोचिंग को बैन कराने का यही सही समय है। कमलेश का हत्यारा पकड़ाए और उसे घर वालों को मुआवजा मिले, यह भी मांग में जोड़ना होगा। रमेश जी ने सहमत में सिर हिलाया। हाँ, ठीक कहते हैं आप, साला दिवाकरा। जीवकांत ने मन ही मन दिवाकर जी को लानत भेजी, बड़का बिस खोपड़ा है। इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ के करीब पहुंचते पहुंचते नारों का शोर और तेज हो गया। जब तक सूरज चांद रहेगा, कमलेश तेरा नाम रहेगा, शहीद कमलेश अमर रहे अमर रहे। इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ पर पीपहोर थाने की जिप्सी खड़ी थी और पुलिस जवान कंधे पर राइफलें टांगे सड़क पर चौकस थे। इंस्पेक्टर तस्लीमुद्दीन वाकी टाकी पर बात कर रहा था। लड़कों के हुजूम को आते देख वाकी टॉकी पर बतियाना छोड़ जवानों से मुखातिब हो गया, सब लोग अलर्ट रहिए, सिटी एसपी साहब आ रहे हैं। जवान थोड़ा और सजग हो गए। अशोक राजपथ के दोनों किनारे खड़े होकर सड़क से गुजरने वालों को तेजी से हाँक कर बढ़ने का इशारा करने लगे। अशोक राजपथ का इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ किसी अनहोनी की गिरफ्त में कसने लगा था। आसपास की दुकानें खुली नहीं थीं, लेकिन दुकानों के ऊपर की रिहाइश और दुकानों के आगे के फुटपाथ पर उत्सुक तमाशबीन औचक भौचक खड़े थे। जब तक जुलूस इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ पर पहुंचता, महेंद्र की ओर से सुल्तानगंज थाने की जिप्सी आ खड़ी हुई। इंस्पेक्टर राम लखन प्रसाद जिप्सी की अगली सीट से उछलकर इंस्पेक्टर तस्लीमुद्दीन के पास पहुंचे। इंस्पेक्टर तस्लीमुद्दीन ने इंस्पेक्टर राम लखन प्रसाद को देखकर अभिवादन किया। जवाब में इंस्पेक्टर राम लखन प्रसाद ने आशंका व्यक्त की, पता ना आज क्या बवाल करेगा सब, देखिए क्या होता है। इंस्पेक्टर तस्लीमुद्दीन मोड़ की ओर आते जुलूस की ओर एकटक से देखते हुए बोला, बिना फोर्स मामला संभले वाला ना है, सैब पहुंच ही रहा होगा। इंस्पेक्टर रामलखन प्रसाद ने आश्वस्त किया। नारों का शोर और तेज हो गया था। जुलूस के आगे रमेश जी और दिवाकर जी थे तो उनके अगल बगल केशर और चुटरी। जीवकांत रमेश जी के पीछे था। अचानक दिवाकर जी मुड़े
और जीवकांत को आगे खींचते हुए बोले, पीछे काहे हो जीवकांत, आगे आगे आओ। जीवकांत को संभलने का भी मौका नहीं मिला। दिवाकर जी ने अपने और रमेश जी के बीच में उसे खींचकर ललकारा, जीवकांत भैया आज तोरे मोर्चा संभालना है। जीवकांत पगाहत उड़ाने के अंदाज में अड़ गया, दिवाकर जी मन ठीक न है, आज हमसे न हो पाएगा। मन तो कोई का ठीक ना है भाई। रमेश जी ने उत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन भागे से काम न चलेगा, ये लड़ाई तो हम लोग को लड़ने पड़ेगा। जीवकांत को कुछ बोलने का अवसर दिए बिना दिवाकर जी बोले, समझ लो आज तुम्हारी परीक्षा है, आज तय हो जाएगा कि आर की पार। जीवकांत की पूरी देह लहर गई, इच्छा हुई कि दिवाकर जी का कॉलर पकड़कर चीख पड़े, अरे कमलेश का असली हत्यारा तो तुम ही हो, तुम्हारे चक्कर में बेचारा मारा गया। पता नहीं उसके चेहरे का भाव रमेश जी ने भांप लिया या हालात की नजाकत समझ में आ गई। वह जीवकांत के कंधे पर हाथ रखकर मनुहार पर उतर आए। जीवकांत, तोरा हाथ जोड़ते अभी चुप रह, अभी अपना एकता दिखाना ज़्यादा जरूरी है बाबू। जीवकांत ने बेबसी में होठ भींच लिए। जुलूस के करीब पहुंचते ही इंस्पेक्टर तस्लीमुद्दीन, इंस्पेक्टर रामलखन प्रसाद ने जवानों को निर्देश देना शुरू कर दिया। जवान फुर्ती से सड़क पर फैलने लगे। पुलिस को देखकर लड़कों का जोश उबाल में आ गया। नारों का शोर लहराता हुआ आसमान तक गूंजने लगा। जुलूस की शक्ल में आता हुजूम अशोक राजपथ पर सैलाब सा फैल गया। देखते ही देखते अशोक राजपथ जाम हो गया। शहीद कमलेश अमर रहे, अमर रहे। पटना पुलिस, हाय 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 हाय। इस शोर के बीच भी जीवकांत खुद को अकेला पा रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि कभी इसी मोड़ पर इसी तरह हंगामा करते हुए वह कितना रोमांच से भरा होता था, लेकिन आज वह भीतर तक सन्नाटे में डूबा हुआ था। बाहर का सारा कोलाहल भी उसमें कोई रोमांच पैदा नहीं कर पा रहा था। कमलेश की हत्या, दिवाकर जी की चालाकी, रमेश जी का ढुलमुलपन, सबके बीच वह खुद को सहज नहीं कर पा रहा था। ज़्यादा समय तो नहीं हुआ अभी मेरी समझ से। मैं थोड़ा सा एक अंश और मैं पढ़ दूँ तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बमुश्किल 25 मिनट अभी हमारी बातचीत हुई है, तो मैं एक अंश और पढ़ देता हूँ, तब ज़्यादा इसमें आनंद आएगा। देखते ही देखते पीर बहोर सुल्तानगंज के अलावा कदम कुआं, गांधी मैदान और आलमगंज की पुलिस जिप्सियों में भर कर आए पुलिस जवानों ने प्रदर्शनकारी लड़कों के जुलूस को चारों ओर से घेर लिया। इंस्पेक्टर तस्लीमुद्दीन ने रमेश जी और दिवाकर जी को समझाने की पहल शुरू कर दी। आप लोगों की बात सुनने के लिए सिटी एसपी साहब खुद आ रहे हैं, जो ग्रीवांश हो उनसे कहिएगा। तब तक शांत रहिए, आप लोग शांति बनाए रखिए। क्या शांति बनाए रखें इंस्पेक्टर साहब? दिवाकर जी का गुस्सा फटा, हमारा साथी मारा गया और आप कहते हैं हम शांति बनाए रखें? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है। सिटी एसपी साहब खुद छापामारी का कमान संभाले हुए हैं, कुछ सुराग मिला है, कातिल सब जल्दी पकड़ाएगा। रमेश जी ने नारों का शोर जारी था। लड़के हवा में हाथ लहराते किसी भी हद तक गुजर जाने को उतावले दिख रहे थे। इसी शोर के बीच केशर करीब आया और दिवाकर जी से पूछने लगा, भैया क्या कहते हैं आप, क्या करना है अब? इसी वक्त सिटी एसपी की गाड़ी आकर रुकी। सिटी एसपी के गाड़ी से उतरने से पहले ही कई पुलिस जवानों ने उनको घेरे में ले लिया। सिटी एसपी रमेश जी दिवाकर जी की ओर बढ़ ही रहा था कि एक बार फिर नारों का शोर आकाश भेदने लगा। सिटी एसपी इस शोर की परवाह किए बगैर रमेश जी के करीब पहुंचा और बिना किसी भूमिका के बोलना शुरू कर दिया, कमलेश के हत्यारों को अगले 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा कमलेश के परिजनों को 10 लाख मुआवजा देने का सरकार ने फैसला किया है। हमारी बाकी मांगों का क्या होगा? दिवाकर जी ने तल्खी से पूछा। कोचिंग पर बैन का क्या होगा? देखिए, यह लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, यह सरकार की नीति का मामला है। आपकी इस मांग का फैसला सरकार ही ले सकती है। हम आपकी मांग सरकार तक पहुंचा देंगे। सिटी एसपी ने अपनी भूमिका और सीमा दोनों बता दी। जब तक कोचिंग पर बैन लगने की हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, हम आंदोलन जारी रखेंगे, रमेश जी ने दृढ़ स्वर में प्रतिवाद किया। इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। सिटी एसपी ने विवशता जाहिर करने का साथ ही अनुरोध किया, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग ये प्रदर्शन समाप्त कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में हमें कोऑपरेट कीजिए। नहीं, प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती, हम प्रदर्शन वापस नहीं लेंगे। दिवाकर ने फैसला सुना दिया। सिटी एसपी ने भी सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली, फिर हमें आप लोगों को गिरफ्तार करने पर मजबूर होना पड़ेगा। अभी अभी सिटी एसपी जिस शालीनता से बात कर रहा था, उसका वह तेवर आश्चर्यजनक रूप से बदल गया था।
वह कहीं ज़्यादा कठोर और चौकन्ना हो गया था। इससे पहले कि स्थिति बेकाबू हो, जीवकांत को पता नहीं क्या सूझा कि वह बेसाख्ता बोल पड़ा। रमेश जी, एसपी साहब ठीक कह रहे हैं, हमें प्रदर्शन समाप्त करके कमलेश की याद में शोक सभा करना चाहिए। आंदोलन तो चलबे करेगा, लेकिन आज हमें कमलेश को श्रद्धांजलि देना चाहिए, कमलेश के बलिदान का मान रखना चाहिए। यह प्रस्ताव इतना अप्रत्याशित था कि दिवाकर जी अवाक रह गए, लेकिन रमेश जी को स्थिति समझते देर न लगी। उन्हें जीवकांत के तर्क में दम नजर आया। उन्होंने भी सर हिलाते हुए सहमति जताई। जीवकांत कहते तो तुम ठीक हो। फिर बगैर देरी किए उन्होंने सिटी एसपी से निवेदन किया, सर 2 मिनट शोक सभा करके हम प्रदर्शन समाप्त कर देंगे। सिटी एसपी ने चारों ओर सरसरी नज़र घुमाई। सड़क पर पूरी फोर्स मुस्तैद थी। इत्मीनान हो जाने के बाद उसने शोक सभा की अनुमति दे दी। रमेश जी पीछे खिसके एक बंद दुकान की बेंच पर खड़े हुए और नारे लगाते लड़कों की भीड़ को दोनों हाथों से चुप कराते हुए बोले, भाइयों मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए और ध्यान से मेरी बात सुनिए। केशर, चुटरी और जीवकांत भी दोनों हाथ ऊपर उठाकर लड़कों को चुप कराने की कोशिश में लग गए। लड़कों का शोर धीरे धीरे थमने लगा। जीवकांत ने चोर नज़र से देखा, दिवाकर जी अचानक किसी लुटे हुए मुसाफिर की तरह भीड़ में ठसवाए खड़े थे। भाइयों, सिटी एसपी साहब हमारे साथी शहीद कमलेश के हत्यारों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का वादा किए हैं। चौबीस घंटे में गिरफ्तार करने का वादा किए हैं और उनके परिवार को सरकार की ओर से 10 लाख का मुआवजा देने की घोषणा हुई है। रमेश जी की सूचना के साथ ही नारा गूंजा, शहीद कमलेश जिंदाबाद, अमर रहे अमर रहे, शहीद कमलेश अमर रहे अमर रहे। रमेश जी ने हाथ हिलाकर बात जारी रखी, हम सिटी एसपी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि यह घोषणा वह स्वयं सब लोगों के सामने करें। क्षमा कीजिएगा, जरा सा एक फोन आ रहा, मैं इसको ऑफ कर दूं स्विच। रमेश जी ने हाथ हिलाकर बात जरा रखी, हम सिटी एसपी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि यह घोषणा वह स्वयं सब लोगों के सामने करें। सिटी एसपी मुस्कुराया, वह जहां खड़ा था वहीं से बोला, पुलिस अपना काम कर रही है, कमलेश के हत्यारे 24 घंटे के अंदर पकड़ लिए जाएंगे। सरकार ने मृतक कमलेश के परिजनों को 10 लाख मुआवजा देने का निर्णय लिया है। यह चेक आज ही उनके परिजनों तक पहुंचा दिया जाएगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप यह प्रदर्शन समाप्त कीजिए और हमें लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में सहयोग कीजिए। सिटी एसपी की घोषणा के साथ ही पता नहीं किधर से एक पत्थर आया और सीधे उसके माथे पर आकर लगा। सिटी एसपी ने झटके से अपना हाथ थाम लिया, हथेली के नीचे माथा थाम लिया, हथेली के नीचे खून छलका। उसको अगल बगल से घेरे सुरक्षा जवानों ने बंदूकें तान ली। सिटी एसपी ने बाएं हाथ से सुरक्षा जवानों को बरजा। इंस्पेक्टर तस्लीमुद्दीन और इंस्पेक्टर रामलखन प्रसाद ने सिटी एसपी को भीड़ से बाहर निकालने के लिए उसे अपने घेरे में ले लिया। किसी और अनहोनी की आशंका को टालने के लिए पुलिस जवानों ने भीड़ पर लाठियां चलानी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारी लड़के सड़क पर खड़े तमाशबीन सभी के सभी बदहवास इधर उधर भागने लगे। रमेश जी, दिवाकर जी, जीवकांत, केशर, चुटरी भागने की स्थिति में नहीं थे। पुलिस जवानों ने उनकी मुश्कें कसकर पकड़ लीं। सिटी एसपी की गाड़ी सायरन बजाते जैसे ही निर्विघ्न निकली, अशोक राजपथ पर सैफ जवान लोगों की धुनाई करने में जुट गए। और एक अंतिम जो मेरे मन का एक और अंश है, उसको पढ़ के मैं बात अपनी खत्म करूंगा, उपन्यास अंश। ये एक बार अंतिम। इस वक्त जबकि मन बेहद उदास था, हर ओर सारा कुछ उजाड़ ही उजाड़ लग रहा था। बाहर भीतर बेथाम बवंडर हाय हाय कर रहा था। कमलेश की हत्या और उसके बाद के तमाम घटनाक्रम से रमेश जी इस कदर विचलित थे कि कहीं अकेले बैठकर खुद को संभालना चाहते थे। इसी वक्त पता नहीं क्यों उन्हें अनीता की शिद्दत से याद आई। पहली बार महसूस हुआ कि उन्हें अनीता की ज़रूरत है और वो उसके साथ मन खोल कर बतियाना चाहते हैं। रिक्शा जैसे ही गर्ल्स हॉस्टल की ओर मुड़ा, उनके सीने में धक धक बढ़ गई। अगर विद्या मिल गई तो क्या जवाब देंगे उसे? मन में उपेक्षा भाव भरा। उसकी परवाह क्यों करें? रिक्शा गर्ल्स हॉस्टल गेट के पास पहुंच गया। उन्होंने धड़कते दिल से गार्ड को आवाज़ दी, अनीता को बुलाओ।
गार्ड सूचना देने अंदर जा चुका था। अनीता की प्रतीक्षा के दौरान रमेश जी हॉस्टल बिल्डिंग के ऊपर बरामदे से झांकती लड़कियों को निहारने की ताब नहीं ला पाए। अपने आप में खोए खुद को संयत करने की कोशिश करते रहे। अनीता दबे पांव आई या वह ही बेख्याली में गुम थे कि उसके आने का उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ। अनीता पास आ खड़ी हुई थी। जीन्स और रेड टॉप में अनीता के जिस्म का हर कटाव साफ नजर आ रहा था। खुले बाल की लटें चेहरे पर थीं, जिन्हें दाहिने हाथ की उंगली से कान के पीछे करते हुए अनीता ने हौले से पूछा, क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? तबीयत ठीक न है, इसीलिए तो तुमसे मिलने चला आया। रमेश जी ने बेसब्री पर काबू पाने की कोशिश की। कमलेश जी का सुनकर बड़ा दुख हुआ। अनीता की चहक में थोड़ी सी सिमसिमाहट आ गई। ये सब कैसे हो गया? हमरो समझ में कुछ ना आ रहा है अनीता, मन बहुत ही अशांत है। रमेश जी की भावुकता में आकुल उदासी भी शामिल हो आई थी। ऐसा होगा सपनों में भी न सोचे थे। आइए घाट की ओर चलते हैं, वहीं बैठकर बात करते हैं। अनीता जैसे उनकी उद्विग्नता को भांप गई। रमेश जी की सहमति की प्रतीक्षा किए बगैर अनीता घाट की ओर जाने वाले रास्ते पर बढ़ गई। रमेश जी चुपचाप अनीता के पीछे चलते रहे। घाट पर पहुंचकर लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। दूर तक फैला गंगा का प्रशांत जल और नीचे तक जाती सीढ़ियों की मुंडेरों पर जगह जगह बैठे लड़के लड़कियां। वह एकदम से ठिठके और फिर फेफड़ों में ढेर सारी हवा खींची, जैसे खुद को ताज़ा दम करने का उपक्रम कर रहे हो। क्या हुआ, रुक क्यों गए? अनीता बिल्कुल निकट आकर मुस्कुराई। अनीता की मुस्कुराहट को सांसों में महसूसते हुए रमेश जी की आंखें मिचमिचाईं। प्रशस्त घाट, गंगा का फैलाव और लड़के लड़कियों के इस प्रेमिल दृश्य के बीच अनीता को बिल्कुल अपने पास पाकर वह खुद को किसी माया लोक में पा रहे थे। जी में रह रहकर एक ही ख्याल उठ रहा था, रमेश यादव, कितने अभागे हो तुम। आज तक यह सब कभी काहे नहीं सूझा? आइए वहाँ बैठते हैं। घाट की सीढ़ियाँ उतरती अनीता ने दाईं ओर के एक एकांत की ओर इंगित किया। रमेश जी इस वक्त किसी सम्मोहन में बंधे अनीता के पीछे पीछे उस एकांत तक उतर आए। अनीता मुंडेर पर बैठते हुए बोली, बैठिए ना। अनीता के इस आग्रह में एक पुरकशिश पुकार थी। रमेश जी के सानिध्य के लिए उसकी चिर प्रतीक्षित व्यग्रता छुपाए नहीं छुप रही थी। रमेश जी ने गर्दन घुमाकर चारों ओर देखा, जैसे आश्वस्त होना चाहते हों, कोई देख तो नहीं रहा। अचानक अनीता ने उनका दाहिना हाथ खींचकर झिड़की दी, इतना डरिएगा तो कैसे काम चलेगा? रमेश जी झिझकते हुए सही अनीता के बगल में बैठ गए। अनीता खिसक कर थोड़ा और पास आ गई। रमेश जी के शरीर में सिहरन सी हुई। सामने वाली मुंडेर पर बैठे लड़के ने अपने साथ बैठी लड़की की गर्दन में बांह डालकर लड़की को अपने से सटा लिया था। लड़की खुद भी सिमटकर उस लड़के से चिपक गई थी। रमेश जी का दिल बल्लियों उछलने लगा। उन्हें आज पहली बार महसूस हो रहा था कि इस रोमानियत में कितना नशा है। जिंदाबाद मुर्दाबाद से परे यह दुनिया कितनी सुकूनदेह है। अनजाने ही उन्होंने अनीता का हाथ कसकर थाम लिया। अनीता ने चुपचाप अपना दूसरा हाथ उनके हाथ पर रख दिया। वह अनीता के इस स्पर्श को नसों में बसता महसूस करने लगे। अनीता चुप थी, वह भी चुप थे। गहराती चुप्पी में दोनों गहरे उतरते जा रहे थे। इस बेख्याली के बीच रमेश जी ने महसूस किया कि अनीता का सर उनके कंधे पर आ टिका है। उन्होंने दाहिने हाथ से अनीता के कंधे को छुआ। अनीता ने सिर घुमाकर रमेश जी को देखा। दोनों की आंखें मिली। लजाई सी अनीता की अर्थपूर्ण मुस्कान रमेश जी की आंखों के रास्ते दिल में समाती चली गई। अनीता, आज पहली बार मुझे लगा कोई मेरे इतने पास है। रमेश जी मन पर काबू नहीं रख पाए। कितने पास? अनीता ने शोखी से पूछा। रमेश जी चिहुके। ऐसे सवाल से कभी सामना नहीं हुआ था, इसलिए जवाब भी नहीं सूझा। इतना तो दूर बैठे हैं, कहते हैं कि पास हैं। अनीता के इस शिकायती लहजे पर रमेश जी निहाल हो गए। बेसब्री से अनीता को बाहों में भर लिया। अनीता ने ढाल सी हो गई। उसकी सांसें उनकी सांसों से टकरा रही थीं। वह बेखुदी में भूल गए कि घाट की मुंडेरों पर और भी लड़के लड़कियां बैठे हैं। सांझ ढल चुकी थी, जिस्म साये में तब्दील हो चुके थे। अनीता का साया रमेश जी के साये से लिपटा हुआ था। अनीता अपनी सांसों को काबू करते हुए फुसफुसाई, अब बस। रमेश जी एक झटके में सम्मोहन से बाहर निकले, लेकिन पोर पोर एक अनिर्वचनीय आनंद की पुलक से भरा हुआ था। तमाम तनाव व तलखियाँ तिरोहित हो चुकी थी। सिर उठाकर देखा, घाट पर बैठे लड़के लड़कियां सीढ़ियाँ चढ़ते लौट रहे थे। थोड़ी देर रुको ना, उनके सूखे गले से खरखराती आवाज़ निकली। विद्या आ जाएगी। अनीता उठ खड़ी हुई। आपके साथ यहाँ बैठे देखेगी तो जान ले लेगी। विद्या से डरती हो क्या?
अंकल के साथ उसका बहुते पटने लगा है। डर लगता है कहीं उनसे लगाई बुझाई न कर दे। अनीता सचमुच सच्चाई सी जान पड़ी। रमेश जी बेमन से उठे। अनीता का दाहिना हाथ थाम कर सशंकित हो पूछा, विद्या का तुम्हारा अंकल से कैसे इतना पटने लगा? कौन खास बात है क्या? हाँ, खासे समझिए। अनीता सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। क्या खास है? हमको नहीं बताओगी? रमेश जी ठिठके। अंकल ठेकेदार हैं ना? अनीता मुड़ी। विद्या विधायक जी से ठेका दिलाने को बोली है। ओ, ये बात है। रमेश जी का अहम आहत हुआ। ठिठक कर चेताया, बस एक के बात याद रखना, विद्या बहुते चालू है, उससे सावधान रहना। अनीता ने सहमति में सिर हिलाया तो रमेश जी को लगा जैसे गंगा के पानी में तरंगे उठी हों। उन्होंने अपनी पीठ पर ठंडी हवा की सरसराहट महसूस की। एक बात बोलें, बुरा नहीं न मानिएगा। अनीता ने कुछ इस तरह आग्रह किया कि रमेश जी को लगा उनकी कनपटी पर गर्म सांसें धधक रही हैं। अनीता के दाहिने कंधे पर दबाव देकर रमेश जी ने आत्मीयता जताई। बेलाग बोलो, तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे। आप दिवाकर जी से सावधान रहिएगा, हमको उनका लक्षण ठीक नहीं बुझाता है। अनीता की आवाज़ इतनी धीमी थी कि उसे सुनने के लिए रमेश जी को अनीता से कुछ ज़्यादा ही सटना पड़ा। रमेश जी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आश्वस्त करने के लिए अनीता का कंधा एक बार फिर कस कर दबाया। अनीता के मुंह से सिसकारी निकल गई। इतना कस कर दबाइएगा तो जाने निकल जाएगी। तो कैसे दबाएं? प्यार से। उहे तो न आता है, आ जाएगा धीरे धीरे। धीरे धीरे में तो बहुत टाइम लग जाएगा। काहे, बहुत जल्दी है क्या? हाँ, अब बर्दाश्त न होता है। सब काम टाइम पर ठीक होता है। अनीता हॉस्टल के पास ठिठकी। जल्दी का काम शैतान का। रमेश जी ने अनीता को शैतानी से निहारा। ठंडी सांस लेते हुए पूछा, कल मिलोगी? कल तो अंकल आ रहे हैं, पता न मौका मिले कि ना मिले। अनीता की आवाज़ में असमंजस था। फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, जैसा होगा बता देंगे। अचानक किसी मोटरसाइकिल की हेडलाइट की रोशनी सीधे अनीता के चेहरे पर पड़ी। दमकता चेहरा रोशनी में कुछ ज़्यादा ही चमक उठा। बालों की लट को झटका देने के साथ अनीता बोली, बाय। रमेश जी अनीता को गेट के अंदर जाते हुए हसरत से देखते रहे, जैसे एक सपना अपने पाँव पर चलता हुआ उनसे दूर जा रहा हो। शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये 2-3 चैप्टर मैंने इस उपन्यास का पढ़ा, शायद बात कुछ कम्युनिकेट हुई हो, बात कुछ आप तक पहुँची हो। इस उपन्यास का कोई सिरा जो समझ में आया हो, उससे आप इस उपन्यास के मर्म को समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता था। ये मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ, पीछे से कुछ मित्रों के जो वो हैं वो देख लेता हूँ, फिर बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मेरे कुछ बहुत ही प्यारे मित्र यहाँ उपस्थित हो गए हैं इस बीच में, जो मैं नहीं देख पाया। तो मुखर कविता जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। राजस्थान में युवा राजनीति पर आधारित है। हाँ, जनता स्टोर पे हम और नवीन और हम दोनों एक साथ बैठ चुके हैं और हम दोनों के उपन्यासों पर काफ़ी लंबी, मैं पटना पुस्तक मेले में जिस पुस्तक की मतलब जिस आयोजन की बात कर रहा था, उसमें नवीन भी थे और मैं भी था। जनता स्टोर उपन्यास के लेखक नवीन चौधरी और मैं दोनों थे, और दोनों, चूँकि वो छात्र युवा राजनीति पर ही केंद्रित वो उपन्यास है, तो इसलिए, और लगभग एक ही समय आया हुआ उपन्यास है, इसलिए कालखंड की जो बात है वो एक ही है। जी बिल्कुल, आपने सही याद दिलाया। और कमलेश जी ये सही कह रहे हैं आप कि ये छात्र संगठनों में अशोक राजपथ को लेकर खूब बहस हो रही थी। बिल्कुल ये होती रहती है, यहाँ पर तो यही चलता है। और सीमा जी स्वागत, बहुत अच्छा। पात्र का नाम चुटरी बेहद दिलचस्प है। शुक्रिया सीमा जी। अब ऐसे ही नाम होते हैं, कई बार ये नाम असली नाम नहीं है, लेकिन पुकारने के ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं जिसमें ये चुटरी उस लड़के का, उसकी कद काठी रंग रूप को देख करके लड़कों ने ये एक उसको दे दिया है नाम, पुकारने का नाम। जी कविता जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पात्रों की भाषा विशेष आकर, दरअसल ये पटना की जिसको कहते हैं पटनहिया बोली, जो न पूरी तरह से शुद्ध हिंदी होती है, न शुद्ध कुछ वो मिली जुली सी होती है, तो इसको एक तरह की इस भाषा में ही मैंने इस बात को कहने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ का एक फ्लेवर है, इसलिए मैंने एक कोशिश की है। कमलेश जी कह रहे हैं इस उपन्यास के कई पात्र आज भी, हा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस उपन्यास के कई पात्रों को जो मैंने लिखा चुके हैं, आप पटना में रह चुके हैं तो आप जानते हैं, उन चेहरों को भी पहचानते हैं आप, तो आप वाकई इसको जो है वो
ये सही आपने पकड़ा। शुक्रिया प्रकृति, आज ये मेरी बहन जी भी उपस्थित हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। भाषा का बहुत अच्छा प्रयोग, कोशिश की है, कितना बन पाया है ये तो आप सभी लोग बता रहे हैं, उससे लग रहा है। राकेश भाई नमस्कार, स्वागत आपका, और फुसफुसाहटों के तेज होने का समय। शुक्रिया शुक्रिया। मुकेश प्रत्युष मेरे बहुत ही प्यारे मित्र, राकेश बिहारी तो मेरे छोटे भाई ही हैं, उन्हें मैं मित्र नहीं मानता हूँ, छोटे भाई की हैसियत से ही मैं उनको प्यार भी देता हूँ, और हम दोनों एक दूसरे के प्रति भाव भी वही रखते हैं। मुकेश प्रत्युष मेरे बहुत ही प्यारे मित्र हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, और हम लोग, मुझे लग रहा है पिछले 30 वर्षों से हम लोग साथ हैं और एक दूसरे को काफ़ी कुछ पढ़ते सुनते रहे हैं। ये कह रहे हैं मुकेश जी कि इस प्रसंग का ट्रीटमेंट उपन्यास में काफ़ी अच्छे से हुआ, अच्छा चयन। शुक्रिया शुक्रिया मुकेश भाई, आप इसको समझ सकते हैं, चूँकि पटना को भी देख रहे हैं, अशोक राजपथ पर तो आपका आना जाना लगातार रहा है, इस सड़क से भी वाकिफ़ हैं। शायद आप यहाँ के छात्र अगर रहे होंगे तो पटना विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे होंगे। जी कमलेश जी, इस प्रसंग का ट्रीटमेंट उपन्यास में बिल्कुल सही। तो सीमा जी कह रही हैं कि चित्रात्मक शैली जैसे पूरा दृश्य आंखों के सामने फिल्म के दृश्य की तरह स्वतः बनता चला जा रहा है बिना किसी प्रयास के। शुक्रिया। मैंने कोशिश यही की कि कम से कम जो है, जब कोई उपन्यास आप पढ़ रहे होते हैं या कोई कहानी पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक ऐसा दृश्य तो खड़ा होना ही चाहिए जिससे कि पाठक उसमें इन्वॉल्व महसूस करे और वो अपने उसके सामने वो दृश्य खड़ा हो जाए। कोशिश ये की है मैंने। सुनील भाई नमस्कार। सुनील हरबोला मेरे बहुत ही मतलब हाई स्कूल इंटर के दिनों के मेरे मित्र हैं, और ये उत्तराखंड से हैं, अभी हल्द्वानी में हैं ये, और हम लोग बहुत ही छात्र जीवन के मित्र हैं। हमने एक दूसरे के साथ ही लिखना पढ़ना शुरू किया, बहुत बहसें करते थे। उन्हें आज उपस्थित देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। रानी सुमिता कॉलेज विश्वविद्यालय के छात्र, राजनीति का। शुक्रिया रानी सुमिता, मैंने कोशिश तो वही की है, कितना बन पड़ा है ये राकेश बिहारी बेहतर बताएंगे। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, और आपको पता होगा कि जो एक सामाजिक न्याय का आंदोलन चला था, जिस तरीके से उसमें छात्रों ने एक यहाँ पे आंदोलन शुरू किया, उसके बाद कोचिंग को बैन करने का आंदोलन हुआ, और उसी के साथ साथ कोचिंग संस्थानों से रंगदारियाँ भी वसूली जाने लगी थी। तो ये सारा कुछ मामला था। यहाँ जो प्रोफेसर DK सिंह की बात हो रही है, वो मतलब ये काफ़ी चर्चित प्रोफेसर यहाँ हुआ करते थे, एक नाम अलग है, दूसरा नाम था उनका, लेकिन बहुत चर्चित, और वो स्वयं भी कोचिंग चलाया करते थे, जिसको लेकर के छात्रों में एक आक्रोश था। तो वो उन लोगों ने, छात्रों ने जो कोचिंग का विरोध कर रहे थे आंदोलन के दौरान, उन्होंने प्रोफेसर D सिंह के मुंह पे कालिख पोत दी थी, जो उपन्यास में वो पहले का हिस्सा है, आया है, कालिख पोत दी थी। और उसके बाद कमलेश, जो इन लोगों का आंदोलनकारी छात्र साथी है, उसकी हत्या हो जाती है। तो ये लिंक जोड़ के देखा जाता है कि वो प्रोफेसर की हत्या, प्रोफेसर का जिस तरीके से ये इन लोगों ने मुंह कालिख पोता था, उसी से जोड़ के दिखाया था कि उसके गुंडे या उनके लोग होंगे जिन्होंने कमलेश की हत्या कराई होगी। तो इस तरीके से इस उपन्यास का एक अंश मैंने पढ़ा, जिसके आगे पीछे कई और प्रसंग हैं। हाँ शुक्रिया कमलेश जी, आप तो पटना में रहे हैं, संभवतः पटना विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे हैं आप, तो आपने तो देखा होगा पटना विश्वविद्यालय जैसे सामने दिखाई पड़ रहा है। कोशिश की। ऋतु जी नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके, आप सब लोग उपस्थित हैं। और सीमा जी, नेतागिरी की हा, अरे अभी इस उपन्यास में और भी नेतागिरी है, उसकी नग्नताएं और आगे जा कर के आएंगी सामने। मैंने तो एक अंश पढ़ा जिसमें भी आप समझ गई कि नग्न सच्चाई है। कोशिश यही होती है कि किस तरीके से एक राजनीति जो दिखती है और एक राजनीति जो होती है, उन दोनों के बीच का सच जो है, बहुत फ़र्क बहुत ही खतरनाक होता है। अरुण चितांश नमस्कार, आप आए, स्वागत भाई स्वागत। अशोक राजपथ पर आकर्षण, हाँ आप आए अशोक राजपथ पर तो आकर्षण तो यूँ भी बढ़ जाता है, और आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सीमा जी शुक्रिया।
मैं कोशिश की कि वो 3-4 चैप्टर पढ़ करके बात कुछ रखने की कोशिश करूँ। सुशील भारद्वाज बहुत ही सुंदर। सुशील जो है मेरे बहुत ही करीब से जुड़े रहे हैं, युवा लेखक हैं, बहुत अच्छे विनम्र साथी, और अक्सर वो बातचीत हमारे से होती रहती है कई विषयों पे। अभी ये रिसर्च स्कॉलर भी हैं। जी, जनसुलभ पुस्तकालय अर्पण जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि अभी समय जिस वक्त की ये बात हो रही है उस वक्त समय था, और अब मैं समझता हूँ तकरीबन 1 घंटा हम लोग इस पर बातचीत कर चुके हैं। अब देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि हम थोड़ी जल्दी इस बात को, जो मित्रों ने यहाँ पर अपनी टिप्पणियाँ की हैं, हाँ ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी 1 घंटा नहीं हुआ है, तो जो टिप्पणियाँ की उस पर हम लोग बातचीत करके आगे बढ़ते हैं। उसका समय बचा और कोई प्रश्न आएगा तो मैं ज़रूर उस पर जवाब देने की कोशिश करूँ। अरुण श्रीकांत, बिल्कुल सही, भारतीय राजनीति के आख्यान का है राजपथ। शुक्रिया। कविता जी, मुखर कविता, शुक्रिया। उपन्यास ने बांधा हुआ है, अच्छा लगा। सौम्या सुमन जी मेरी बहुत ही प्यारी मित्र हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं। जीवंत वर्णन और आपके पाठ ने इसे और भी रोचक कर दिया। शुक्रिया शुक्रिया सौम्या सुमन जी। सीमा जी, बहुत शानदार वाचन है सर, एक पल भी ध्यान भटकता नहीं है। शुक्रिया। क्योंकि पढ़ रहा होता हूँ जब मैं उपन्यास या कोई भी रचना, तो पढ़ने वाले की जो आँख होती है वो पुस्तक पे होती है, तो उसे नहीं पता चलता कि वो जो बोल रहा है, पढ़ रहा है, वो किस वेवलेंथ पे जा रहा है, किस तरह से कम्युनिकेट हो रहा है लोगों तक। तो एक मन में धुकधुकी तो रहती ही रहती है। लेकिन शुक्रिया, आप लोग जैसा बता रहे हैं, हाँ, भीड़ में ठसुआए खड़े हैं, ऐसे कई एक देशज शब्द हैं इस उपन्यास में, क्योंकि जो छात्र यहाँ के हैं, जो और भी सारी चीज़ें हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, वो जिस तरीके की भाषा बोलते हैं उसी के इर्द गिर्द ये सारे उपन्यास को बुनने की कोशिश की है। भाषा के लेवल पे कई त्रुटियाँ भी होंगी, क्योंकि वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश की है मैंने। हाँ, रानी जी बिल्कुल सही कह रही है, क्लासिक पटना वाली भाषा। मृगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सुरेश कांटक भाई, आप हैं, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात, का हालचाल बा, ठीक बा न कांटक भाई। सीमा सिंह जी, मनोदशा का गजब विवरण है, शुक्रिया। कमाल कमाल कमाल, वो दृश्य चित्रण, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जनसुलभ पुस्तकालय, जीवंत और भावप्रवण चित्रण, वाह। और उन्हें समय का चित्रण किया है संजीदा, शुक्रिया। मृगेंद्र सिंह देव जी, मुखर कविता जी, अरुण शीतान, थोड़ा बढ़िया प्रस्तुति हुई। जय एस प्रसाद गुप्ता, जय कैसा है आप, ठीक है, नमस्ते नमस्ते। एक सपना अपने पाँव पर चलता हुआ दूर जा रहा हो, शुक्रिया शुक्रिया। ऋचा जी, शुक्रिया। सजीव चित्रण, अरुण से, राजनीति के संदर्भ में आज की स्थिति पर कुछ कहिए। अच्छी, अभी बात करते हैं। मुखर कविता, सीमा जी सर, नाम भर से पूरा व्यक्तित्व सामने आकर चित्र बन गया चुटरी का। अरुण शीतान, साहित्य में राजनीति आख्यान कम मिलते हैं, छात्र राजनीति की भारतीयकरण की तरह है, जिसमें लोक संवाद को आप जीवंत कैसे किए हैं। गिरीश पांडे जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, ये भी बल्कि छोटे भाई की तरह से हैं, ये भी हमारे स्कूल कॉलेज के दिनों के साथी हैं। एकदम बांध के रखा अवधेश भाई, छात्र राजनीति का जीवंत दस्तावेज, छात्र आंदोलन एवं आंदोलन के पीछे छात्र नेताओं की अपनी आपसी अंतर्विरोध का सजीव, बिल्कुल सही कहा आपने। उसमें जो है 3 कैरेक्टर्स जो प्रमुखता से आ रहे हैं इस उपन्यास में, इस जो अंश में आए हैं, वो 3 हैं, रमेश जी, दिवाकर जी और जीवकांत। रमेश जी की राजनीति अपनी तरीके से है, तीनों एक ही छात्र मंच के साथी हैं, लेकिन तीनों में 3 तरह की बातें चल रही हैं। धीरे धीरे ये अंतर्विरोध उनका बढ़ता गया है और आगे यही क्लाइमेक्स पे काम करता है। शुक्रिया ऋचा जी, हर अंश अपने आप में परिपूर्ण, आपने कहा। सीमा जी, सर अपने लिए आपका लेखन पाठ और उस पर चर्चा सीखने, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सौम्या जी ने जवाब दिया है, लेकिन आप सब लोगों की उदारता है, बड़प्पन है जो ऐसा कह रहे हैं, मैं भी कोशिश करता। कमलेश जी नमस्कार। कमलेश जी, सूर्याश कांटक, ठीक बा भाई, शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा लगल। अरुण शीतांश, लोक भाषा का अनुपम मिश्रण। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि जितने भी साथियों ने कमेंट्स किए हैं, मैंने कोशिश की है कि उन सब लोगों की बातों को मैं देख पाऊँ, और स्क्रॉल करके मैं पूरा सारे कमेंट्स पढ़ गया
और लगातार उनसे बातचीत भी मैं करता रहा, तो उपन्यास आपको पसंद आया, ये सबसे अच्छी बात है। बाकी तो ये सब मतलब उसके बहुत सारे विरोध अंतर्विरोध, क्या छूटा क्या रहा, ये हर उपन्यास हर कहानी में रहता है, और हर पाठक का अपना एक नज़रिया होता है, उसे अपनी तरीके से देखता समझता है। यद्यपि यदि ये उपन्यास 2 साल पहले 3 साल पहले आ गया था, अब आप बताएं अगर कोई प्रश्न हो आपके मन में इसको लेकर के, छात्र युवा राजनीति को लेकर, इस उपन्यास में आए हुए अंश को लेकर के, प्रसंगों को लेकर के कोई बात हो, तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। वरना तो मुझे लग रहा है कि हम लोग 1 घंटा बातचीत कर चुके हैं उपन्यास, और इसको देख करके तो कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई उत्सुकता हो इस उपन्यास के बारे में आप लोगों के मन में, तो आप इस पे मुझसे कोई प्रश्न करना चाहे तो कर सकते हैं। और इस उपन्यास को लिखने के पीछे एक खास प्रक्रिया और प्रेरणा जो थी, इसमें जिस जगह, जिस लॉज का जिक्र किया गया है, जिस आवास का जिक्र किया गया है, वो ऐसे पटना में बहुत सारे आवास हैं, निजी आवास हैं, जिसे पीजी कहा जाता है। वो छात्रों ने पूरे के पूरे एक ज़माने में अपने कब्जे में ले लिए थे। मतलब वो दबंगई के चलते वो पूरा का पूरा लॉज अपने कब्जे में ले लिया, और उसके सारे पैसों की वसूली छात्र नेता किया करते थे। तो इस तरीके का ये एक लॉज है जिसमें जो छात्र रहते हैं वो सामाजिक आंदोलन के छात्र हैं, पिछड़े वर्ग से आने वाले छात्र हैं, और कोचिंग के खिलाफ उन लोगों ने आंदोलन छेड़ा है। तो वो कहानी इसी माध्यम से ये उपन्यास आगे बढ़ता है। और तो ये जब सब कुछ चल रहा था, तब मैं चूँकि इस सड़क से, अशोक राजपथ से रोज़ मेरा आना जाना होता रहा है, मैं तकरीबन 30-35 वर्षों से पटना में हूँ, तो इस सड़क से मैं लगभग रोज़, क्योंकि मैं अपने ऑफिस जाता था और इसी रास्ते से हो करके आना और जाना हुआ करता था, तो ये सारी जो घटनाएं थी, ये सारी जो हलचलें थी छात्र युवा राजनीति की, उसमें कैसे हत्याएं होती थी, कैसे छात्र आंदोलन होते थे, कैसे कोचिंगों को बंद करने, कोचिंगों से रंगदारी वसूलने की सारी क्रिया प्रतिक्रिया हुआ करती थी, और उससे एक बड़ा जो है मतलब कि आंदोलन किस तरीके से लगातार बाधित हो रहा था, और उसमें कुछ दूसरी शक्तियां घुस करके कैसे अपने अपने हित साध रही थी, और छात्रों का ये आंदोलन भटक गया, और ये जो सामाजिक न्याय का आंदोलन था एक्चुअली पावर पॉलिटिक्स में बदलता चला गया। तो इस पूरे विद्रूप को और इस पूरी विडंबना को मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मृगेंद्र जी, ये उपन्यास राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है, और मुझे लग रहा है राजकमल प्रकाशन के उपन्यास या रचना पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ती। वैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह पर भी ये सारे राजकमल के सारे उपन्यास, सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, और मेरी भी सारी पुस्तकें वहाँ उपलब्ध हैं। अगर आप इधर कभी शायद जहाँ आप रहते हों उसके आसपास वो हो, राजकमल का कोई शोरूम हो या बड़ी दुकान हो, तो वहाँ भी किताब मिल जाएगी, उपन्यास मिल जाएगा। और पटना में तो खैर इसका शोरूम ही है, बहुत बड़ा आउटलेट है, और ये भी साइंस कॉलेज के सामने ही है, ये इसी अशोक राजपथ पर है। जन सुलभ पुस्तकालय, इस उपन्यास का रचना काल क्या रहा? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया। ये रचना काल तो आप ये कह सकते हैं कि 90 के बाद, 1990 के बाद जो सामाजिक आंदोलन और मंडल आयोग के बाद जो पूरा सामाजिक राजनीतिक उभार आता है और उससे जो परिवर्तन आता है, उसके बाद का कालखंड है। और ये कालखंड काफ़ी लंबा चला, जिसमें बहुत तरह के धीरे धीरे विरोध अंतर्विरोध पनपते चले गए। वो अपनी जगह पर है, और वो आंदोलन की पृष्ठभूमि में चली गई, जो जिस वजह से शुरू हुई थी, जैसे शुरू हुई थी, वो बड़ी बात थी, वो ऐतिहासिक तरीके से एक आंदोलन था, वो अपनी जगह पर एक बहस का विषय हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के उस आंदोलन की तमाम नेतृत्वकारी शक्तियाँ कहीं ना कहीं आगे चल करके आप कह सकते हैं कि पावर पॉलिटिक्स में उलझती चली गई। तो उनमें और पूर्ववर्ती जो पावर पॉलिटिक्स की राजनीति थी, उनमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हो गया।
और इसका उदाहरण आप यूपी, बिहार, ऐसे दूसरे प्रदेशों में भी आप देख सकते हैं। उसके लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, हर किसी ने इस आंदोलन की के जो है उत्पत्ति और उसके जो वो है परिणतियाँ ये देखी हुई हैं, जानी हुई चीज़ें हैं। उस पर मैं अलग से कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, करना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि समय इतिहास का जो है बहुत बड़ा हिस्सा स्वयं लिखता है। तो ब्रिगेन जी, आप कहाँ रहते हैं, किस गांव में रहते हैं या किस प्रदेश के गांव में हैं, आप बताइए, फिर मैं कोशिश करता हूँ आप मेरे को अपने इसमें मैसेंजर बॉक्स में आप अपना एड्रेस भेज दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि वो उपन्यास व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको उपलब्ध करा सकूँ। यद्यपि जो प्रकाशक होते हैं ये एक लेखक को 5% से ज़्यादा देते नहीं हैं, लेकिन आप चूँकि आपकी रुचि है, गांव में रहते हैं, आपकी शायद पहुंच न बन पाए, तो ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा कि मुझे खुशी होगी कि मैं अपनी ओर से यह उपन्यास आपको भेंट करूँ। आप अपना पता दे दीजिएगा। सुषमा जी, स्वागत, नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है आप आई। अरे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अगर आप हैं तो अंबिकापुर शहर में मेरे एक मित्र छोटे भाई हैं जो वहाँ किस कॉलेज में एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो प्रोफेसर नीलाभ वो हैं। वो अंबिकापुर के ही किसी कॉलेज में वो प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग में। अगर पता चले उनके बारे में तो आप उनसे पता कीजिए, मिलिए, और उनके पास मेरा उपन्यास है, शायद तत्काल वहाँ मिल जाए, उनसे मिल जाए, बाकी तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो मिले। डॉक्टर नीलाभ हैं वहाँ पे, आप उनसे मिलिए किसी तरह से अंबिकापुर में, तो वो उपन्यास शायद आपको उपलब्ध करा दे। तो उन्होंने तो इस उपन्यास पर समीक्षा भी लिखी है, और आप उनसे बात कीजिएगा तो यकीन है कि वो उपन्यास उनके पास होगा और वो आपको मिल जाएगा। अरुण शीतांश जी पूछ रहे हैं अभी कौन सा उपन्यास आ रहा है आपका। अभी तो मैं कोई उसका शीर्षक तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वो उपन्यास मेरा चल रहा है, लगभग समाप्ति की ओर है। कब तक आएगा, क्या आएगा, उसकी तारीख, तिथि, समय तो निर्धारित नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी उपन्यास को मैं पूरा करूं। फर्स्ट ड्राफ्ट होगा, उसके बाद काम करना है इस उपन्यास पे, कुछ ज़्यादा ही काम करना, क्योंकि इसका कैनवस बिल्कुल अलग और बहुत बड़ा कैनवस है, तो उसको काफ़ी ढंग से काम करना है, तो उसमें समय लग सकता है। लेकिन पहला ड्राफ्ट लगभग तैयार होने के करीब है। अरे कमलेश जी, ये एक बहुत ही कठिन आपने प्रश्न कर दिया कि अपने नए उपन्यास के बारे में बताएं। यह उपन्यास बहुत ही पढ़ने लायक उपन्यास है, पढ़ने ही योग्य है। उसको बताना बहुत ही श्रेयस्कर नहीं होगा, बहुत उचित भी नहीं होगा। आप ये समझ लीजिए कि एक बड़े ही वैश्विक संकट के बीच में एक असफल प्रेम कहानी है। अगर मैं इसको 2-3 लाइन में, 2-3 शब्दों में कहना चाहूँ तो आप कह सकते हैं कि एक जिसको कह सकते हैं आपकी जो बारूद के ढेर पे बैठी है ये दुनिया, कुछ उसी तरीके की बात है कि उस बैठी हुई दुनिया बारूद के ढेर पर, और उसके भीतर पलता हुआ प्रेम और उसकी जो है एक दुखद परिणति, इन तमाम चीज़ों के बीच ही उस ताने बाने को बुनने की कोशिश की है। उसमें उसके बैकड्रॉप में प्रेम है, राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय मसले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो कैसे, किस तरीके से, क्या वो बन पाता है, कैसे बन पाता है, अभी बहुत बता पाना संभव नहीं है। लेकिन वो उपन्यास लगभग समझ सकते हैं आपके 80-85% पूरा हो चुका है। तो महीने 1.5 महीने में वो कोशिश करूँगा कि एक ड्राफ्ट तैयार हो जाए, उसके बाद देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रीचा जी। हाँ, कोशिश तो मेरी होगी जितनी जल्दी हो सके आए उपन्यास, तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अरुण शीतांश कह रहे हैं आपके साहित्य में लोकप्रिय संवाद जनप्रिय संवाद बन जाता। दरअसल जो लोकप्रिय होते हैं वो जनप्रिय ही होंगे ना शीतांश जी, शीतांश भाई, जो लोकप्रिय होंगे संवाद। हाँ, कोशिश मैं ये कहता हूँ कि जो जनप्रिय शब्दावलियाँ हैं, जो जनप्रिय मुहावरे हैं, जनता के बीच के लोकप्रिय जो मुहावरे हैं, जो लोकप्रिय शब्दावलियाँ हैं, उनको उपन्यास के पात्रों, घटनाओं, परिस्थितियों के अनुकूल जीवंत बनाऊं, उसमें अपनी तरीके से एक रचनात्मक रंग भरूं, ये कोशिश होती है। और अगर ये बात बन जाती है तो जाहिर है कि
पाठकों तक वो पहुंच पाती है, वो संवाद पहुंच पाता है, या उन्हें लगता है कि ये मतलब लेखक की ओर से गढ़ा हुआ संवाद नहीं है, बल्कि हम और आप जो आसपास के लोग हैं जो बोलते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, वही इसमें लिखा गया है, कहा गया है, तो वो कम्युनिकेट होता है। सुषमा जी कह रही हैं मैं भी पढ़ना चाहूँगी अशोक राजपथ। अरे सुषमा जी, मैंने बताया आपके शहर में ये उपन्यास मिल जाएगा, रांची में। मेरे समझा फरायलाल के पास कोई एक दुकान है, और कमलेश जी बता देंगे वहाँ, या वो कहेंगे उस दुकानदार को, तो उपन्यास वो मंगा देंगे। लेकिन आप चाहे तो राजकमल प्रकाशन से भी आज सीधे मंगा सकती हैं। मैं आपको तो नहीं भेजूंगा सीमा जी, अरे ये सुषमा जी, ये उपन्यास मैं आपको तो नहीं भेजूंगा। हाँ, जो लोग शहर में उनको नहीं भेजूंगा, क्योंकि थोड़ी दिक्कत है, लेकिन ये उपलब्ध है, बाज़ार में उपलब्ध है, और इसके राजकमल प्रकाशन में ये उपलब्ध है। आप ये जब चाहें इसको ले सकती हैं। यदि कोई परेशानी है तो बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे मित्र जो कमलेश जी हैं, पटना आते हैं, मैं उनके माध्यम से ये उपन्यास भिजवा दूंगा। और चूँकि अभी आप बहुत व्यस्त चल रही हैं, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि कमलेश जी जब पटना आए तो मैं उनके हाथों ये उपन्यास आपको भिजवा दूं। चलिए, ये उपन्यास मेरी ओर से आपको गिफ्ट रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जब इतनी व्यस्तता के बीच आप ये जिज्ञासा जाहिर कर रही हैं, उत्सुकता जता रही है कि मुझे उपन्यास पढ़ना है, मैं पढ़ना चाहूँगी, तो हम सब लोग मिल करके एक सेतु तो बन ही सकते हैं, बनाने की कोशिश करेंगे, और वो चाहेंगे कि ये उपन्यास आप तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई। सबसे बड़ी बात है कि इतने व्यस्तता के बीच भी आप समय निकाल रही हैं और आई, ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आप सभी लोगों के आने से वाकई मेरा हौसला बुलंद हुआ है, बढ़ा है, और पढ़ने का सुख मिला है उपन्यास को। और जो मेरे भीतर का एक भय था, जो एक संकोच था, वो भी ख़त्म हुआ है। आप तमाम लोगों ने इसको, और इतने सारे लोगों ने लगातार 1-1.25 घंटे से अपनी उपस्थिति बनाए रखी, इसलिए आपके धैर्य और आपकी उपस्थिति और आपका मेरे प्रति ये जो आदर भाव है, इस सब के लिए बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोगों का ये जो मिलता है, कई बार जो उत्साहवर्धन होता है, उससे उपस्थित होने का ये जो एक माध्यम अभी चला है लाइव का, क्योंकि आमतौर पे क्या अक्सर अभी भी बहुत ओपन नहीं हो पाया है मिलना जुलना, गोष्ठियों में आना जाना आपस में, तो वैसी स्थिति में ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है लाइव की, और इसमें हम लोग मिल पाते हैं, बातें कर पाते हैं। और जितने लोग लाइव में उपस्थित होते हैं, तो मैं तो अर्पण से कह रहा था कि जितने लोग लाइव में उपस्थित होते हैं, सामान्यतः ज़मीन पे आयोजित गोष्ठियों संगोष्ठियों में भी, साहित्य की गोष्ठियों में भी इससे ज़्यादा लोग उपस्थित नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत ही उत्साहवर्धक है कि इन तमाम व्यस्तताओं के बीच भी इतने सारे लोग उपस्थित रहते हैं, और बात कम्युनिकेट होती है, एक दूसरे से संवाद करते हैं, और एक दूसरे को सुनते सुनाते हैं, एक दूसरे की जिज्ञासाओं का समाधान होता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोगों ने बहुत बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अर्पण, मैं समझता हूँ कि अब हम लोग इस आयोजन को, इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं, ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि जब बात लंबी खींचने लग जाती है तो फिर खींचने वाला मामला ही बन जाता है, वो फिर वो शायद रोचकता भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। सुषमा जी कह रही हैं मुझे बहुत खुशी होगी पढ़कर, क्योंकि मुझे आपका लेखन हमेशा प्रभावित करता रहा है। शुक्रिया सुषमा जी, ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा ऑनर है, सम्मान है, और आप जैसे लोग हैं मित्र जिनके स्नेह से मुझे बल मिलता है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी मुलाकात हुई थी रांची में, और जितना स्नेह आपने दिया था, जितना आपने सम्मान दिया था, वो सब हम लोग घर में भी याद करते हैं। और सौम्या जी हैं, अरे शुक्रिया शुक्रिया। सुमन जी, पता नहीं क्यों मैं सौम्या प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, हमेशा मुझे सुमन जी ही याद आता है, तो मैं सुमन जी ही कह रहा हूँ कि सुमन जी
मेरे कार्यक्रम का इंतज़ार रहता है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, कोई एक तो है जो मेरे कार्यक्रम का इंतज़ार करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी, मेरा हौसला बढ़ा, मेरा उत्साह वर्धन हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अरुण सितांश भी आपको नमस्कार कह रहे हैं, और अर्पण जी बहुत अच्छा लगता है ये कह रहे हैं। अरुण सितांश जी, अर्पण जी आपको कुछ कह रहे हैं, संबोधित हैं वो। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ। अर्पण, अब ये समाप्त करें कार्यक्रम, इस बातचीत को अब समाप्त करते हैं, इस सेशन को। हाँ, शुक्रिया सुमन जी। वो संभव ही नहीं है, मैं जल्दी जो है कह नहीं पाता हूँ। वो जो सुमन में बहुत ही सहज भाव है, सहजता है नाम में, जो मुझे प्रोनाउंस करने में आसानी होती है। जनसुलभ पुस्तकालय, अर्पण जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चर्चा अच्छी रही तो ये समझिए कि मेरे मन से ये बोझ उतरा, क्योंकि आयोजक आप हैं, और मेरे मन में ये हमेशा हुआ करता है कि आयोजक के जो वो है मेजरमेंट हैं, जो मानदंड है, उस पर मैं खरा उतरा कि नहीं उतरा, या उतरा तो कितना उतरा, नहीं उतरा तो मेरी कमज़ोरी। तो ये आप जो कह रहे हैं, इससे मुझे बड़ा ही बल मिल रहा है कि ये चर्चा अच्छी रही, बातचीत अच्छी रही। और राजेश एकनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए हैं, उपलब्ध हैं, मेरी बातचीत सुन रहे हैं। आपको मिलकर के बहुत खुशी हो रही है मुझे। राजेश जी नमस्कार। तो अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगा। अर्पण, आपकी इजाज़त से आप एक बार इशारा करें कि मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूं, और मित्रों से विदा लूं। एक बार फिर उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, इतना सभी ने समय दिया, आप सभी लोगों ने लगातार बने रहे, 1-1.25 घंटा से यहाँ उपस्थित हैं। यकीनन ये तो मैं निश्चित कहूँगा कि ये मेरे प्रति आप सभी लोगों का बहुत जो स्नेह भाव है, उसने ही आपको यहाँ रोके रखा है, वरना मुझे नहीं लगता कि इतनी देर तक टिके रहने की कोई और वजह हो सकती है। सुमिता, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमिता बहुत अच्छा लिख रही हैं। अभी इनका एक संग्रह, कविता संग्रह पिछले दिनों आया, बहुत अच्छा लगा। उस कविता संग्रह को मैंने देखा, और रानी सुमिता ने बहुत पहले लेखन की शुरुआत की थी, तब ये मेरे पास हिंदुस्तान अखबार में आती थी और लिखती थी, पढ़ती थी, बहुत अच्छा लगता था। बहुत बाद में इन्होंने फिर दोबारा ये अपनी साहित्य यात्रा शुरू की है, और बहुत ही जो दूसरी पारी है काफ़ी धमाकेदार है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं सुमिता जी। तो अर्पण, आप भाई कुछ बता नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत ही उचित नहीं होगा कि मैं अपने मन से कार्यक्रम को एकदम ख़त्म कर दूं। आप मतलब आप एक बार मुझे बताइए, कहिए तो सही, आदेश दीजिए कि मैं कार्यक्रम को समाप्त कर सकता हूं, और करना भी चाहिए, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से तो जो है बिल्कुल तैयार हूं कार्यक्रम को समाप्त करने, क्योंकि कोई बहुत ऐसा सवाल भी नहीं आ रहा है जिसको ले करके कि कोई गंभीर बातचीत आगे बढ़ाई जा सके। इसलिए आप सब लोगों के लिए एक बार फिर बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग आए, फिर हम लोग मिलेंगे कभी किसी अन्य कार्यक्रम में। आप सबका नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। अर्पण जी, आपने ये संकेत दिया कि हम समाप्त कर सकते हैं, तो अब ये मैं इस कथा पाठ को, जो उपन्यास अंश का मैंने पाठ किया, उस सब को आप सब ने सुना, हौसला मेरा बढ़ाया, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका। मृगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं अब ये